लेक्चर नंबर 6 है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पता है कि पैटर्न में हमारा 50 है ना, तो आज का क्लास जो है वो लेक्चर नंबर 6 है और चैप्टर अपना चल रहा है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। यहां पर देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे। तो एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। इसे हम उत्पादन संभावना सीमा या फिर उत्पादन संभावना वक्र या फिर हस्तांतरण वक्र भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो यह है पूरा टॉपिक जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया गया। आज की क्लास में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसे अवसर लागत कहते हैं, और दूसरा होगा सीमांत अवसर लागत यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है हस्तांतरण की सीमांत दर भी इसे कहा जाता है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसका नाम दिया जाएगा। तो आगे डिटेल में आज इसके ऊपर कहानी चलने वाला है। तो ये दो टॉपिक कवर किया जाएगा। हाँ, जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी एक लेक्चर के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर में, वो आप लोग एक डाउट पूरा सीट में लिख लेना, ठीक है, लेक्चर वाइज, कि किस लेक्चर में कौन सा टॉपिक आपके डाउट में है, लिख लेना। और जब डाउट सेशन लगेगा ना, उस दिन आप उसी की मदद से चैट में लिखते रहना, डाउट के अंदर लिख देना उसी दिन, आज नहीं। आज हमारा ये लेक्चर चलने वाला है दो टॉपिक का। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का हमने बात किया है, तो उत्पादन संभावना वक्र होता कैसा है ये आपने पिछले क्लास में सीखा है, लेकिन आज इसकी कहानी थोड़ा सा और डिटेल में चलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो आपके किस प्रकार से बनते हैं। साधारणतः हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं, जहां ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है और इधर x एक्सिस को भी टच कर रहा है। ये दोनों अक्षों को टच करते हुए बनता है, जिससे पता चलता है कि y वस्तु का अधिकतम उत्पादन क्या है। तो यहां पर ये y वस्तु का अधिकतम उत्पादन दिखाता है, उसी समय x का प्रोडक्शन 0 रहता है। ठीक है, जब y पर टच किया तो y का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो रहा होगा और x का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, इस समय तो यहां पर हम लिख देते हैं, जैसे y इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, मैक्सिमम, यानी कि y का प्रोडक्शन मैक्सिमम है और x का प्रोडक्शन यहां पर x का प्रोडक्शन यहां पर क्या होगा, तो 0 होगा। x का प्रोडक्शन क्या होगा, 0 होगा। अगर x एक्सिस पर बात करें तो x का प्रोडक्शन यहां पर मैक्सिमम लिख देंगे। x का प्रोडक्शन क्या होगा, तो x यहां पर मैक्सिमम में है और उसी समय y का प्रोडक्शन जो है यहां पर 0 रहेगा। तो इतनी सी बात सभी को समझ आ गया है और ये पिछले क्लास का हम लिंक बना रहे हैं आपके साथ। ये उत्पादन संभावना वक्र है, तो इसका नाम PPC दे सकते हैं या फिर आप इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हो। तो उत्पादन संभावना वक्र कहिए या फिर उत्पादन संभावना सीमा कहिए, एक ही बात है। ठीक है, PPF का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब लिमिटेड होता है, सीमा होता है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहां पर इसका एक नाम है। तो दो नाम हमने दे दिया, PPC या फिर PPF। अब समझेंगे आज की क्लास में कि ये कनकेव क्यों होता है, या फिर कन्वेक्स कब बन सकता है, एक स्ट्रेट लाइन कब बन सकता है। ठीक है, ये सारे कंडीशन आज की क्लास में होगा। आपको हम उत्पादन संभावना वक्र का एक बार डेफिनेशन पर भी लेकर के चलते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में तो हम लोग देख रहे थे एजम्पशंस और टेबल डायग्राम। एक बार डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो दो वस्तुओं के विभिन्न उत्पादन संभावनाओं एवं संयोगों को दिखलाता है, जिन्हें दी हुई तकनीक और संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। मेन बात ध्यान रखिएगा, देश में जो भी संसाधन हैं, यहां पर मान लिया जा रहा है कि पूरी तरीके से निचोड़ करके इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बेकार नहीं जाने देंगे। और दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी हमारी है, उस टेक्नोलॉजिया का भी बहुत बढ़िया से इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जितना बढ़िया आप यूज कर सकते हैं, और उसी से केवल और केवल दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहां पर बोला कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व दैट शोज, जो दिखलाता है द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के उत्पादन संभावनाओं को दिखलाता है, ये वो कर्व है। एंड कॉम्बिनेशन से प्रेजेंट कर रहा है, कितने गुड्स का, तो 2 गुड्स का, 2 वस्तुओं का।
दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसका उत्पादन किया जा सकता है, किससे, यूजिंग अ गिवन टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, कि दिए हुए संसाधन है, दिया हुआ तकनीक है, और उसी से हमें दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। अब यदि एक का प्रोडक्शन ज्यादा करने चले जाते हैं तो दूसरा का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड ही है ना। तो ये रहा पूरा पूरा जानकारी डेफिनेशन के ऊपर में। अब हमें यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को ये डिनोट कर रहा होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। यहां पर सबसे पहली बात क्या बोला कि रिसोर्स या फिर संसाधन लिमिटेड हैं, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। यदि एक के उत्पादन में ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर देते हैं तो दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए रिसोर्सेस कम अवेलेबल होते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए यह एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डिनोट कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री। क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? ये तो बेसिक सा बात था जो कि पिछले क्लास में देखे भी हम लोगों ने। अब आपको आज की क्लास में हम यहां लेकर के चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति के ऊपर, है ना। स्थितियों पर हम लोग बात करते हैं, तो एक काम कर ले हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए, पहले अवसर लागत की जिक्र कर लेते हैं, आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अरेंज बहुत बढ़िया से कर लिया। अब पहले हम लोग अवसर लागत पर चर्चा करेंगे, फिर कंडीशंस वगैरह पर जाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? सवाल डायरेक्ट ऐसे ही किया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अवसर लागत को परिभाषित करिए। अवसर लागत से आप क्या समझते हैं? अवसर लागत का क्या तात्पर्य है? डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो ये होता क्या है? कोई नहीं रितु, अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दो इधर। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे पास जीवन में ऐसे ही कई मौके आते हैं। आप लोगों के पास भी मौका था क्लास 10th में, जब आप लोग पास आउट हुए तो आपके पास भी मौका था कि आप आर्ट्स का चुनाव करेंगे कि साइंस का या कॉमर्स का। था ना ऐसा ऑप्शन? बताइए, ईमानदारी से बताइए, इसमें तो झूठ बोलने वाली बात कुछ है ही नहीं। जैसे कि क्लास 10th में आप लोग जब पास हो गए, ठीक है, इसके जस्ट बाद आपके पास ऑप्शन 3 आया। 3 ऑप्शन क्या आया? आपने ठीक है भैया आर्ट्स चुनाव कर सकते थे, आपके पास ये ऑप्शन है कॉमर्स का, आपके पास साइंस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप मान लो कि इन तीनों ऑप्शन को देख रहे हैं 10th के बाद, लेकिन तीनों में से आपने किसका चुनाव कर लिया? कॉमर्स का। तो आपने किस चीज को सेक्रीफाइस किया, किसको त्याग कर दिया? आपने त्याग किया आर्ट्स को भी एंड साइंस को भी। इसका मतलब जिसे आप त्याग करते हैं वही आपके लिए अवसर लागत होता है। नहीं समझ आया? फिर से एग्जाम्पल देते हैं आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लो कि अभी आपके एक जॉब ऑफर हो गए, ठीक है जी, और जॉब आपको जो मिलने वाला है इसमें हम दो अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रहे हैं शुरुआत में। पहला जॉब ऑफर है आपको 50,000 रुपये मिलेगा पर मंथ, ठीक है, मतलब एक जगह पर यहां पर आपको 50,000 रुपये मिल रहा है प्रत्येक महीने के हिसाब से। और दूसरा जो जॉब ऑफर है यह है 80,000 रुपये पर मंथ का। अब आप लोग सोच समझ के बताइएगा कि आपको कौन सा जॉब करना अच्छा लगेगा मतलब आप कौन सी जॉब का चुनाव करना चाहोगे, कौन सी नौकरी आप पाना चाहोगे? एक बार जल्दी से लिखिए, एक बार जल्दी से सभी बच्चे लिख देंगे। काम कर अरोती क्या बात? हाँ, आपके सबके जो मन गए वो यहां पर, अच्छी बात है, आप लोग समझदार हो, इसलिए जरूरी भी है, पैसा देख करके किसका दिमाग नहीं बदलता है ना। तो 80,000 रुपये आपने पर मंथ कमाने का फैसला कर लिया। अब इस जॉब ऑफर को पाने के चलते आपने किसको ठुकरा दिया? पहला ठुकरा दिया आपने कि ये हमको नहीं चाहिए, इसको क्या किया? त्याग दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। यही जो त्याग की मात्रा दिख रहा है ना 50,000 रुपये पर मंथ, यही अवसर लागत है। किसके लिए? इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस अवसर के लिए ये बन गया है अवसर लागत। अवसर ये आपने प्राप्त कर लिया, अवसर तो दोनों था आपके पास, लेकिन इसको आप प्राप्त करने के लिए दूसरे को छोड़ दिए।
ठीक है, तो जिसको आप छोड़ देते हैं वही अवसर लागत होता है। एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आपके पास यहां पर जो 1 घंटा समय है, ठीक है, 1 घंटे में आपके पास ऑप्शन है खेलने का, आप खेलने के लिए जा सकते हैं, खेल का ऑप्शन है आपके पास, या आप खेलना पसंद करते हैं, और दूसरा ऑप्शन है पढ़ाई। नहीं सर, अब तो हम पहला ऑप्शन चुनाव करेंगे। लीजिए, आपकी पसंद के हिसाब से हमने ऑप्शन बनाया है ना। 1 घंटा आपके पास समय है और आप इसमें से 2 ऑप्शन आपके पास है, एक तो आपके पास है खेलने का और दूसरा है पढ़ाई करने का। अब बताओ कहां पर जाना चाहोगे? कौन सा अपॉर्चुनिटी प्राप्त करना चाहोगे? देखो देखो देखो। दोनों। दोनों ऑप्शन नहीं है, दोनों ऑप्शन तो है, दोनों में से एक ही चुनाव करना है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आप दोनों नाव पर पैर रखना चाहते हो। ये देखो, सबने अब जो है पहला ऑप्शन चुनाव करना शुरू कर दिया है। सर आधा आधा? नहीं 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 विकास, आधा आधा नहीं होता कुछ। दोनों में से कोई एक ही चुनाव करिए। 1 घंटा में या तो आप खेलने के लिए चले जाइए, 1 घंटा पूरा पूरा 1 घंटा खेलना ही है, उसमें बीच में पढ़ाई नहीं करना है, या फिर आप केवल ऑप्शन 2 चुनाव कर लीजिए, केवल पढ़ना पड़ेगा 1 घंटा। क्या करना पसंद करोगे? अर्पिता कह रही है सर ऑप्शन 2, रानी का ऑप्शन 2। दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन आप अपने हिसाब से चुनाव कर रहे हो ना। कोई कह रहा है खेलना, कोई कह रहा है पढ़ना, यह आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। तो जिन जिन बच्चों ने, मैं यहां पर एक और ऑप्शन बना लूंगा इसमें बाद में, तो जिन जिन बच्चों ने यहां पर फिलहाल ध्यान रखिएगा, जिन जिन बच्चों ने खेलना चुनाव कर लिया है, जो जो बच्चे खेलना पसंद कर रहे हैं उनको खेलना है 1 घंटा, तो उन्होंने उसी टाइम दूसरा अपॉर्चुनिटी जो उनके पास था पढ़ाई करने का, वो ठुकरा दिया, कहा छोड़ो भाई, पढ़ना लिखना तो बाद में होता रहेगा। तो आपने पढ़ाई को जो है छोड़ दिया और पढ़ाई 1 घंटा नहीं किए, अपॉर्चुनिटी तो था आपके पास लेकिन नहीं किए, तो उसके जगह पर आप खेल लिए। तो खेलना आपके लिए अवसर बन गया और पढ़ाई करना आपने छोड़ दिया, तो वो अवसर लागत हो गया आपके लिए। ऐसे ही जिन बच्चों ने यहां पर चुनाव कर लिया, नहीं सर हमको तो ऑप्शन 2 चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन का आधार है ना, तो इसलिए आपने क्या किया, खेलना छोड़ दिया। तो जिन बच्चों ने खेलना छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दिया अपना, तो ये बन गया आपका अवसर, और जिसको आपने छोड़ा वो बन गया अवसर लागत। कैसा? अब एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या बताइए? 3 एग्जाम्पल मैंने अलग अलग टाइप से दिए हैं, एक एग्जाम्पल और देंगे जिससे क्लैरिटी थोड़ी और बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कैसा? चलिए, 1 घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे? देखो बच्चा लिख रहा है 1 घंटे में क्या ही पढ़ लेंगे। ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम एग्जामिनेशन में लिखने जाओगे पेपर, और वहां पर तुम्हारे पेपर के लिए मात्र 5 मिनट और चाहिए होगा एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। तब तुम एग्जामिनर से बोलोगे सर सर 2 मिनट सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट में लिख लेंगे सर, प्लीज सर, प्लीज सर। यहां पर तुम्हारा 1 घंटा कम पड़ जा रहा है। चलिए, एक एक अपॉर्चुनिटी और बनाते हैं हम, एक और बनाते एग्जाम्पल, ध्यान से देखना, तब जाकर के थोड़ा कंसेप्ट में क्लैरिटी और आएगा। जॉब ऑफर में जैसे अभी बात कर रहे थे 2 अपॉर्चुनिटी का, अगर 3 आ जाए तब सर, मान लीजिए यहां पर एक हमारे पास जो ऑफर था 50,000 रुपए का पर मंथ कमाने हैं, दूसरा ऑप्शन था हमारे पास 80,000 रुपए पर मंथ कमाने हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहां पर जो वो 90,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले हैं। अब बताइए यहां पर अवसर लागत क्या होगा? यहां पर अवसर लागत क्या होगा? तो इन तीनों विकल्पों में से आप जिसका सिलेक्शन कर लेंगे कि सर हमको यही वाला जॉब चाहिए, आप किसी का भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बनेगा अवसर। जिसको आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने लिए, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके लिए अवसर। हम यहां पर मानते हैं कि ज्यादातर बच्चे ऑप्शन 3 का चुनाव कर लेंगे, क्योंकि 3 में ऑप्शन में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो ठीक है भैया, आपने ऑप्शन 3 का चुनाव कर लिया, तो इसके बाद अच्छा अवसर कौन सा था? इसके बाद, ये तो हो गया आपका, इसके बाद अच्छा अवसर कौन सा था? 80,000 रुपए। तो केवल और केवल यहां पर जो 80,000 है, यही आपके लिए अवसर लागत बनेगा। यहां पर 50,000 को अवसर लागत मत बोल देना। मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा ऑप्शन दिए रहेंगे आपको,
तो जो अच्छा वाला सबसे अच्छा है उसको तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसके जस्ट बाद जो अच्छा वाला होगा वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा, वह आपका अवसर लागत बनेगा। तो सबको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया क्या? किन इसके जस्ट बाद जो आप सभी को समझ आ गए हैं क्या? ठीक है, तो आप जिसका सिलेक्शन कर लेंगे वो तो आपके लिए ठीक है, लेकिन इसके जस्ट बाद जो आपके लिए अच्छा हो सकता था वही आपका बनेगा अवसर लागत। क्या ये बात क्लियर है सबको? हाँ, क्योंकि 90,000 के जस्ट बाद देखेंगे तो 80,000 है ना, तो जो इसके करीबी में रहेगा वो अवसर लागत बनेगा। ऐसा नहीं कि दोनों जोड़ देना है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग ले लेना है, नहीं, इन तीनों में से कोई एक ही आपका अवसर लागत कहलाता है। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके जस्ट बाद देखना कि कौन सा अच्छा हो सकता था, उसके जस्ट बाद कौन सा अच्छा हो सकता था। क्लियर है ना? अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अलग एक कंसेप्ट के ऊपर में। ऐसा ही मान लो एक प्रॉब्लम आया किसान के पास। किसान भाई साहब बड़े परेशान हैं कि हम अपना खेत में गेहूं लगा दें या सरसों लगा दें, दोनों नहीं लगा सकते, ऐसा मान लिया है। तो किसान ने फैसला किया कि चलो हम अपने खेत में केवल गेहूं लगा देते हैं। जब उन्होंने इस चीज का फैसला किया तो उनके गेहूं का जो फसल है वो मान लीजिए कि यहां पर जो वो 25 केजी उपज हो गया। छोटा सा एग्जांपल कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि 25 केजी जो है वो उत्पादन हो सकता है गेहूं का, हो सकता है, ध्यान से सुनना, अभी ये मान लिया जा रहा है कि 25 केजी उपज हो सकता है गेहूं का। लेकिन अगर वो अपने खेत में गेहूं ना लगा करके सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती हो सकता है मान लो 50 केजी सरसों उपज हो सकता है। अब बताइए आप लोग यहां पर कि किसान इन दोनों में से किसी एक ही का उपज करेगा, है ना? दोनों तो उपज नहीं कर सकता साथ साथ में, ऐसा नहीं कि 50% खेत में गेहूं लगा दिया और 50% हिस्सा में सरसों लगा दिया, ऐसा उसको नहीं करना है। दोनों फसल में से अपना कोई एक ही फसल जब उपज करना है तब चुनाव की समस्या आ रही है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि अगर गेहूं का चुनाव उसने कर लिया कि ठीक है हम अपना गेहूं का खेती करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास गेहूं की मात्रा उपलब्ध कम है, गेहूं की खेती करेंगे तो घर परिवार की जरूरतों को पूरा कर देगा, ठीक है, ऐसा अगर वो किसान सोच करके गेहूं की खेती कर लिया तो इसके लिए अवसर लागत क्या है और कितना है, क्या है और कितना है, क्या है और कितना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे नहीं सर सरसों की खेती कर लेना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तुम्हें कैसा पता, हो सकता है उसके घर में पहले ही सरसों खूब ज्यादा है, तो फिर से उपज काहे करेगा भाई सरसों का? जब उनके घर में खुद सरसों पहले खूब है तो फिर से सरसों का उपज क्यों करना? ज्यादा उपज हो रहा है इसलिए नहीं ना, उसको तो देखना है अपनी जरूरत किससे पूरा करना है उसको। हो सकता है उसके घर में गेहूं नहीं होगा तो बेचारा सोच रहा है कि गेहूं का उपज कर लेंगे ताकि हम अच्छी अच्छी रोटियां तो बना के खा सकें। तो 25 केजी तो उसने प्राप्त किया, फैसला कर लिया कि हमें गेहूं का ही उत्पादन करना है खेत में, ठीक है। तो सरसों का उपज उस समय वो नहीं कर पाएगा, सरसों की खेती नहीं कर पाएगा। तो यहां पर त्याग किसका हुआ? सरसों का। कितनी मात्रा का त्याग हुआ? तो 50 केजी सरसों उपज जो नहीं होगा वही अवसर लागत है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर ज्यादा उपज तो इसका हो रहा था तो इसका क्यों नहीं किया? देखिए अगर वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो किसान सरसों उपज करने का फैसला ले लेता है तो अपने पूरे पूरे खेत में सिर्फ सरसों लगा देगा और गेहूं की खेती उस समय नहीं कर पाएगा, तो गेहूं की मात्रा जो है यहां पर अवसर लागत बन जाएगी। गेहूं क्या बनेगा? अवसर लागत। तो जिसको त्याग करते हैं वही अवसर लागत है, जिसको त्याग कर दें वही अवसर लागत है। अब इसमें से त्याग किसी का भी किया जा सकता है। अगर सरसों उपज कर लिया तो गेहूं उपज नहीं कर पाएंगे तो गेहूं बना अवसर लागत। अगर गेहूं उपज हम कर लेते तो सरसों उपज नहीं कर पाएंगे, ये बन जाएगा हमारे लिए अवसर लागत। मतलब दोनों में से किसी एक का आपको चुनाव करना होता है। जिसको आप चुनाव कर लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं कर पाते है ना तो वो बन जाता है अवसर लागत। जिसको आप छोड़ देंगे वही अवसर लागत। क्लियर है ना? ज्यादा उपज सरसों का हो तो सरसों का कर दो, नहीं, वो अपनी जरूरत को देखेगा ना कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए इस चीज को देखेगा किसान, ठीक है। दोनों की कीमत अलग है या दोनों की मात्रा अलग है इससे फर्क नहीं पड़ता उसको,
उसे क्या लेना है और क्या नहीं ये देखना है। जैसे तुम्हें पढ़ाई और खेलने का ऑप्शन दिया था, तो कुछ बच्चों ने पढ़ाई का ऑप्शन चुन लिया, तो पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो खेलना उस समय छोड़ देना पड़ेगा, तो खेल आपके लिए बन जाएगा अवसर लागत। और जिन बच्चों ने पहले खेल को ही सेलेक्ट कर लिया कि नहीं हमको खेलना ही है, पढ़ाई नहीं करना है 1 घंटा, तो पढ़ाई तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो उस समय सॉरी खेल आपने सेलेक्ट कर लिया, तो पढ़ाई छोड़ दिया, तो पढ़ाई अवसर लागत। जिसको छोड़ेंगे वो अवसर लागत। अब किसको छोड़ेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर किसी का कोई पाबंदी नहीं है। तो सर हमें पता कैसे चलेगा? तुम्हारी इच्छा, तुम्हें नहीं पता चलेगा तुम्हें किसका उपज करना है, तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। सर एक साथ दोनों खेती क्यों नहीं हो सकती? अरे मान लिया जा रहा है कि हमारे पास खेत एक ही है, या तो उसमें ये लगाएंगे या फिर ये लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे। जैसे मैं क्लास 11th में भी पढ़ाता हूं, क्लास 12th में भी पढ़ाता हूं। अभी वही एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। देखिए डिफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल, इसलिए मैं बार बार अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं। हमारे पास 2 बैचेज हैं, है ना। क्लास 11th के लिए कौन सा बैच है? उदय। और क्लास 12th के लिए कौन सा बैच है? परिश्रम बैच है। ठीक है जी, लो। तो अगर मैं अभी आप लोगों के लिए परिश्रम बैच में पढ़ाने आ गया हूं, तो हम उदय बैच नहीं पढ़ा पा रहे हैं इसी टाइम सेम टाइम में हम क्या उदय बैच पढ़ा पाएंगे? नहीं। बात समझ पाए? तो यही कह रहा है कि हमारे पास क्लास के ऑप्शन तो 2 हैं। हम क्लास 11 में पढ़ाते उदय बैच, लेकिन वहां अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं परिश्रम बैच के अंदर। अब चूंकि हम यहां लगे हुए हैं तो यहां थोड़े रहेंगे। एक ही टाइम में एक ही आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है भैया एक ही आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? या तो यहां रहेगा या फिर यहां रहेगा। तो हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी हमारी क्लास का टाइम है वो हम देना चाहते हैं, लेकिन अगर 1 घंटा हमने वो यहां इस्तेमाल कर लिया तो वही 1 घंटा अब यहां इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। समझ पाए? तो मेरी एग्जिस्टेंस यहां पर अभी है, मैं यहां पर हूं, परिश्रम बैच में अभी हूं, तो उदय बैच की क्लास अभी नहीं ले पाऊंगा। तो उदय बैच इस टाइम के लिए क्या बन गया? अवसर लागत। समझ पाए? जल्दी जल्दी बताओ आप। कॉल्ड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो वही यहां पर डिफिनेशन भी आपको लिखना होगा, डिफिनेशन में भी वही लिखना होगा। देखिए कैसे कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, और जो मात्रा आप त्याग कर देते हैं उसी मात्रा को अवसर लागत कहते हैं। कितना सही डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। एनसीईआरटी में एक और बात लिखा हुआ है कि सर्वोत्तम विकल्प त्यागने की लागत को अवसर लागत कहते हैं। अब यहां से आपको डिफिनेशन पूछा जाता है, एमसीक्यूज रहते हैं यहां से, ध्यान रखना। इसी लाइन से आपका क्या रहेगा? एमसीक्यूज पूछा जाएगा। देखिए कह रहा है कि टू ऑब्टेन वन गुड, यानी कि एक वस्तु के उत्पादन लेने के लिए अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड हैज टू बी सैक्रिफाइस्ड, कि हम एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग कर देते हैं। दिस सेक्रीफाइस्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो हम सेक्रीफाइसिंग अमाउंट दिखा रहे हैं वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दूसरे टर्म में बोल सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड, है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेस्ट अल्टरनेटिव, जैसे हमने बोला कि आपके पास अगर 3 ऑप्शन है तो 3 में से आपके लिए जो अच्छा है वो तो आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कौन सा अच्छा है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी इसको बोला जाता है इसीलिए। अब देखिए अवसर लागत के जो कंसेप्ट हैं ये दिया हुआ है, जर्मनी के बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है डीएल ग्रीन। क्या नाम है उनका? डीएल ग्रीन। यही नाम देकर के आपसे सवाल पूछ लेता है, जैसे मैंने लाइन में लिखा है वैसे ही, कि बताइए अवसर लागत के कंसेप्ट को किन्होंने दिया है? तो इनका नाम है डीएल ग्रीन, ध्यान रखिएगा, डीएल ग्रीन। ठीक है जी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को इन्होंने दिया था, जिनका नाम है डीएल ग्रीन, और ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये नहीं पूछा जाता कि कहां के रहने वाले थे, ध्यान आपको रखना है तो रख सकते हैं। ये डीएल ग्रीन साहब जर्मनी के रहने वाले थे, और इन्होंने समझाया कि अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में देखते हैं तो किसी एक काम को कर रहे हैं तो दूसरा काम नहीं कर पाते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। तो जिसको नहीं कर पाते हैं वही अवसर लागत हो जाता है। ठीक है जी। नहीं नहीं नहीं, शॉर्ट में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा गुड़िया। स्नेहा कह रही है सर ओसी बोल सकते हैं क्या? हाँ, अपनी बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल दो, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ओसी नहीं लिखना है, पूरा पूरा नाम लिखना है।
ठीक है, पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, उस टाइम पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इधर ध्यान देना है फिलहाल। हाँ, स्नेहा कह रही है अभी ठीक, बहुत बढ़िया गुड़िया। द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव भी इसको बोलते हैं, या फिर द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगिवन। जो हमारे लिए नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसको सेक्रीफाइस कर दिया, एक अच्छा था उसको तो रख लिया, उसके नेक्स्ट में जो था उसको सेक्रीफाइस कर दिया। अवसर लागत के कई सारे वैकल्पिक नाम हैं, जैसे आप लोगों के नाम अलग अलग होते हैं। यहां पर मान लो रितिका का नाम रितिका कुमारी है ना, बैच के अंदर। घर परिवार में दूसरे किसी नाम से बुलाते होंगे, रितिका का शॉर्ट नाम हो सकता है रितु कहां गई, है ना। अब देखो यहां पर हर बच्चे का अलग अलग नाम अल्टरनेटिव होता है, जिसको निक नेम बोलते हैं, है ना। मेरा एक ही नाम है, हाँ पहले दूसरा था। तो देखो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम यानी कि ऑल्टरनेटिव नाम कह रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो इसके 4 अलग अलग नाम आपको दिखा रहे हैं, चारों ध्यान में रखना होगा। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कह सकते हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ध्यान दे करके चेंज कर दूं इंग्लिश में, हस्तांतरण लागत कहते हैं, हस्तांतरण आय, वैकल्पिक लागत, आर्थिक लागत। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे मैं लिख देता हूं इसको। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, ये है आपका हस्तांतरण लागत। फिर आ गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनकम, ठीक है, ये भी इसका नाम है। फिर इसका नाम है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। अल्टरनेटिव क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन था, अभी देखा आपने, आपके पास 2 ऑप्शन था, गेहूं उपज करने का और सरसों उपज करने का। अगर आपने गेहूं का उपज कर लिया तो सरसों का त्याग कर दिया, तो सरसों अवसर लागत बन गया। लेकिन जिस समय आप सरसों का उपज कर रहे थे उस समय आप गेहूं का त्याग कर दे रहे थे, तो गेहूं अवसर लागत। मतलब दोनों में से किसी एक का तो त्याग करना पड़ेगा, तो जिसका त्याग करोगे वही अवसर लागत बन जाता है। इसलिए यहां पर नाम रखा है इसका ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। इसको चुनाव करो तो उसको छोड़ दो, उसको चुनाव करो तो इसको छोड़ दो, है ना। फिर आर्थिक लागत इसको बोला तो इकोनॉमिक कॉस्ट या फिर इकोनॉमिक रेंट लिख देगा आपके पेपर में। अब ध्यान रखना कि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में इस नाम से एमसीक्यू पूछा जाएगा। देखो जी, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत भी कहते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट भी हम लोग इसको नाम देते हैं। क्लियर ना सबको? क्लियर है ना यहां तक? जल्दी से बता दीजिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं डायग्रामेटिक पोर्शन पे। देखिए होता क्या है देखिए होता क्या है, इस पूरे लाइन को समझने से पहले मैं तो चाहूंगा कि आप डायग्रामेटिकली ध्यान दो, मैं तो चाहूंगा कि पहले आप डायग्रामेटिक समझो। देखिए हम लोगों ने यहां पर एक्स एक्सिस खींचा और फिर वाई एक्सिस को खींचा। वाई एक्सिस पर हमें लिखना है वाई गुड्स का प्रोडक्शन, तो वाई वस्तु लिख दिया, वाई गुड्स लिख दिया वाई एक्सिस पर, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और यहां पर रहेगा गुड एक्स यानी कि एक्स वस्तु की मात्रा। ध्यान देना, बहुत आसान है। अब हमने क्या करा, यहां हमने एक कर्व खींचा इस प्रकार का, जो कि अवसर लागत यहां पर हमने सीखना है। तो हमने मान लो कि पीपीसी को खींच दिया ए से लेकर के एफ तक, यहां बी बीच बीच में नाम हो सकता है बी है, यहां पर सी नाम है, यहां पर नाम दे दिया डी, और अगला दे दिया नाम मान लो ई। इतने सारे पॉसिबिलिटीज बने हुए हैं मान लीजिए। तो ध्यान देने वाली बात यह है, सीमांत अवसर लागत क्या होता है, डायग्राम से समझिए। हमने माना कि जब एक्स का प्रोडक्शन हम यहां पर कर रहे हैं, मान लीजिए 2 इकाई है, तो वाई का प्रोडक्शन यहां पर हम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, या फिर आप इसे 1 इकाई मान लो फिलहाल समझने के लिए। जब हम एक्स का प्रोडक्शन 1 इकाई कर रहे हैं तो वाई का प्रोडक्शन हम मान लीजिए यहां पर 15 इकाई कर रहे हैं। इतनी सी बात सबको समझ आ गया होगा, इतनी सी बात सबको समझ आ गया होगा। जल्दी से आप बताइए इतना पहले कि अगर हम एक्स वस्तु का 1 इकाई उत्पादन कर रहे हैं तो वाई वस्तु का हम 15 इकाई उत्पादन कर रहे हैं। ये बातें सबको समझ आ गया है। मतलब पॉइंट बी पर एक्स वस्तु का 1 इकाई और वाई वस्तु का कितना, 15 इकाई उत्पादन कर रहे हैं। क्या ये वाली बात सभी को समझ आ गया है? क्या ये वाली बात सभी को समझ आ गया है? जल्दी जल्दी मैसेज में बता दो, चैट में बता दो। रिधिमा,
स्वाति, रितु, नितिन, गौतम, सूरज, फरहान, हमने क्या करा, एक्स वस्तु की मात्रा अब हम बढ़ाना चाहते हैं कि भैया इसका उत्पादन बढ़ा दो। तो देखिए हमने इसका उत्पादन तो 1 इकाई से कर दिया 2 इकाई, मतलब यहां पर उत्पादन बढ़ा है तो प्लस साइन दे दिए समझने के लिए, और कितना इकाई बढ़ा है ये हमने यहां पर लिख दिया 1 इकाई बढ़ा है, क्योंकि 1 इकाई तो पहले ही हम उत्पादन कर रहे थे, 1 यूनिट का प्रोडक्शन तो पहले ही हो रहा था, अब हम टोटल 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड एक्स का। ठीक है, तो बढ़ा कितना, केवल 1 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाया एक्स का। तो वाई का जो प्रोडक्शन है ये पहले हो रहा था 15, और अब देखिए ये पहले यहां पर था, अब खिसक करके 0 के साइड में आ रहा है, देख रहे हो, तो नीचे की तरफ आ रहा है ना। इसलिए अब बताइए जरा, यहां पर प्रोडक्शन अगर हम कह दें कि 10 यूनिट का हो रहा है, तो असल में क्या हुआ, 15 से घट करके हो गया 10, मतलब यहां पर कमी आया है। तो इसको आप नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे समझने के लिए, कितनी इकाई का नेगेटिव हुआ है, तो यहां पर कम हुआ है 5 इकाई, तो आप लिख दीजिए 5। अब समझ आ रहा है। अब इसका मतलब यह हुआ कि सी वाले बंडल पर एक्स का प्रोडक्शन हो रहा है 2 इकाई और वाई का प्रोडक्शन हो रहा है 10 इकाई, तो यहां पर लिख सकते हैं 2 और 10, समझने के लिए लिख दिया। अब निकालना है आपको MOC यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे आप MRT भी कह सकते हैं, सेम चीज है। तो यहां पॉइंट बी से जब हम सी पर गए हैं तो क्या हुआ है, एक्स का प्रोडक्शन 1 एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा है और वाई का प्रोडक्शन जो 15 हो रहा था अब ये 10 होने लगा, मतलब 5 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ है। तो इन दोनों के बीच की स्थिति में निकल जाता है, यानी कि जब हम बी टू सी जा रहे हैं तब हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों नाम है, ये निकलता है। ऊपर में फॉर्मूला लिख दीजिए डेल्टा वाई और नीचे लिख दीजिए डेल्टा एक्स। अब जैसे कि हमने बोला था पिछले क्लास में कि हम एक ट्रिक देंगे और आपको याद रहेगा जीवन भर कि ऊपर कौन सा लिखना है। तो देखिए ऊपर हमने जो लिखना है उसको लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग अमाउंट का, मतलब जो त्याग करेंगे जिसकी मात्रा घटाएंगे उसको लिखा जाएगा ऊपर, तो वाई वाला बात ऊपर लिखा हुआ है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज का मतलब यहां से यहां का चेंज कितने का आया, और डेल्टा एक्स जो लिखा हुआ है वो है यहां से यहां का चेंज कितने का आया। तो ध्यान देंगे वाई यूनिट जो है पहले 15 था अब हो गया 10, तो कितनी यूनिट का चेंज आया है 5। समझने के लिए माइनस लगाए थे, वहां माइनस मत लगा देना, ठीक है जी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना लिखोगे 5, और x का कितना था, x जो है कितना चेंज आया, 1 से गया 2, तो कितना चेंज आया, 1 चेंज आया है, वो आप 1 लिख दो नीचे। आप चाहे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 5y है तो y लिख दीजिए इसके सामने, जिससे पता चले कि y का अमाउंट है 5 और x का प्रोडक्शन बढ़ा था 1 इकाई, तो ये निकल गया आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है जी। पॉइंट ए से जब बी पर गए हैं तब, लेकिन यहां पर वस्तु के नाम लिखे जाते हैं तो x और y लिख सकते हैं बेस में। कैसा लगा जल्दी से एक बार सभी बच्चे बता देंगे चैट में, समझ में नहीं आ, ठीक है, इतना सामने बना लिया। अब देखिए आज में समझाएंगे तो वही रखिए, चिंता मत करिए। आ जाइए धीरे धीरे यहां पर देखें जरा, जिन बच्चों को नहीं समझ आया है उन्हें अब हम एक नए अंदाज में समझाएंगे, एक नए अंदाज में जरा समझिए ध्यान से एकदम, हाँ यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहां पर एक्स एक्सिस खींचा, ठीक है जी, और दूसरा हम जो है वाई एक्सिस खींच लेते हैं, ये रहा वाई एक्सिस। ध्यान देना इस बार ध्यान देना थोड़ा सा, वाई गुड्स का प्रोडक्शन वाई एक्सिस पर, एक्स गुड्स का प्रोडक्शन एक्स एक्सिस पर, गुड्स मतलब माल वस्तु, ठीक है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए पहले आप अवसर लागत को समझने के लिए क्या करेंगे, एक खींचेंगे पीपीसी जिसमें कि ए पॉइंट, यहां पर कोई बी पॉइंट, यहां कोई सी पॉइंट, ऐसे लिख लेंगे, जहां आपकी इच्छा हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना सामने बना लिया। अब हमें अवसर लागत को समझने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमने विचार किया शुरुआत में कि चलो भैया एक्स का प्रोडक्शन हम यहां पर कर लेते हैं, मान लीजिए कितना है 1 इकाई,
और y का प्रोडक्शन हम करते हैं यहां पर, कितना है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एक इकाई है इसमें हम x का प्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, तो क्या हम इसको x1 लिख सकते हैं? क्या हम x1 लिख सकते हैं या नहीं? x के बीच नीचे लिखा हुआ है 1, ये हमारा y का प्रोडक्शन है, तो क्या y1 लिख सकते हैं कि y का प्रोडक्शन पहले यहां हो रहा है और x का प्रोडक्शन पहले यहां हो रहा है, y का प्रोडक्शन पहले यहां हो रहा है। इतनी सी बात क्लियर है ना? फिर हम यहां से चले जाते हैं पॉइंट C पर। C पॉइंट ये डिनोट कर रहा है कि x का प्रोडक्शन अब बढ़कर के हो गया है x2 और y का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बल्कि y का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि एक का प्रोडक्शन अगर हम बढ़ा रहे हैं कुछ ना कुछ अमाउंट, तो दूसरे का प्रोडक्शन यहां पर घटाना पड़ जाता है, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड हैं। तो इसलिए y1 से आ गया y2 पर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि y2 और y1 के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस, उस डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा से, ठीक है। चेंज बोलते हैं इसको, चेंज। किसमें चेंज निकालना है? y में चेंज निकालना है। तो y में चेंज निकालने के लिए पहले 2 वाला वैल्यू लिख दो, y2, और बाद में लिख देना y1। समझ पाए हो? ऐसे ही फॉर्मूला यहां पर लगाइए, x1 से x2 में जो चेंज आया है उसको निकालने के लिए लिखेंगे डेल्टा x। इसमें से लगाते हैं पहले x2 का फॉर्मूला और बाद में x1 वाला फॉर्मूला। समझ आ गया यहां तक? बताइए सबको एक बार। तो ये कहानी क्लियर है सबको? ये कहानी क्लियर है सबको? समझ आ रहा है ना? तो अब B से C पर जो गए हैं, यहां से यहां जो चेंज आया है उसी को लिखा जाता है यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर हो जाता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ गए क्या? बताइए जरा। इसका मतलब यहां पर y, डेल्टा y की जगह पर इतना लिख सकते हैं, बताइए। y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, बताइए। और डेल्टा x के जगह पर x2 माइनस x1 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। x2 माइनस x1 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। तो ये आपका आ गया है MOC का फॉर्मूला। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। कैसा लगा? कैसा लगा? बाहुबली वाला? समझ आ गया? ये है फैंटास्टिक तरीका एग्जाम में आंसर देने का। जब तुम्हें पूछे कि अवसर लागत क्या है, तो डिफिनेशन देने के बाद जस्ट बाद ऐसा डायग्राम प्लॉट करना चाहिए, ठीक है। डिफिनेशन देने के तुरंत बाद ऐसा बनाना चाहिए, हर एक चीज डिटेल कर दिया। अब तुम्हारा नंबर कोई नहीं काट सकता। ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत सारी किताबों में डायग्रामेटिक नहीं दिया रहता, सिर्फ डेफिनेशन दे देता है, ठीक है जी। हाँ देखो, सृजन कह रहे हैं इतना भी हार्ड नहीं होता। गोट इट सोनू, परफेक्ट। अब आइए थोड़ा सा डिफिनेशन पर भी चर्चा करें। अच्छा, किसी बच्चे का मन में अभी भी सवाल होगा कि सर क्या हम जिस तरीके से यहां पर डेल्टा वाई ऊपर में लिख रहे हैं, क्या डेल्टा एक्स को ऊपर में लिख सकते हैं या नहीं? तो हाँ जी हाँ, डेल्टा एक्स को भी ऊपर में लिखा जा सकता है, लेकिन कब लिखोगे मैं बताता हूं। मैं यहां पर बता रहा हूं, एक एग्जांपल फिर से देते हैं आपको, फिर डेफिनेशन वगैरह तो चर्चा करेंगे ही आज। देखिए, सबसे पहले यहां पर आप लिखना मत भूलना कि y वस्तु किधर, x वस्तु किधर। अब हम मान लीजिए कि यहां पर y वस्तु ही लिख दिए हैं, ठीक है, कोई नहीं। यहां पर हमारा x वस्तु ही है, x गुड्स है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हमने यहां पर बना लिया पीपीसी, पॉइंट ए यहां पर दे दिया है, पॉइंट बी अगले में दे दिया, पॉइंट सी यहां पर लिख दिया ई, सारे बिंदु हो गए। हमने प्रोडक्शन करने का ठान लिया था ये वाला, और फिर यहां पहले इधर करते हैं प्रोडक्शन। पहले सी पर हम कर रहे थे प्रोडक्शन, एक्स का यहां पर हो रहा था और वाई का प्रोडक्शन यहां पर हो रहा था। ध्यान देना, तो एक्स का प्रोडक्शन हो रहा था यहां पर मान लो 4 इकाई, 5 इकाई, कुछ भी मान लीजिए, और यहां जो वाई का प्रोडक्शन हो रहा था मान लीजिए 10 इकाई हो रहा था, ठीक है। ध्यान देना इधर। अब हम क्या करते हैं, जो x का प्रोडक्शन 4 हो रहा था ना, अब इसको घटा देते हैं, 4 से कर देते हैं हम 3 इकाई। 4 से क्या कर देते हैं, 3 इकाई प्रोडक्शन कर देते हैं। इसकी वजह से जो x का प्रोडक्शन तो घटाया, तो y का प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। y का प्रोडक्शन उल्टा समझा रहे हैं आपको जस्ट,
तो यहां पर मान लीजिए 15 इकाई कर दिया हमने। तो इस बार वाई का प्रोडक्शन क्या होते हुए दिखा रहे हैं, बढ़ाते हुए। हमने एक्स का प्रोडक्शन क्या दिखाया, घटाते हुए। कितनी इकाई कम हो रहा है, पहले 4 हो रहा था अब 3 हो रहा है, मतलब 1 इकाई कम किया गया है एक्स का प्रोडक्शन। और वाई का प्रोडक्शन 10 से अब 15 कर दिया गया, मतलब प्लस हुआ है प्रोडक्शन यहां पर 5 इकाई। समझ गए। तो ऐसे सिचुएशन में ए और बी के बीच में, यहां से यहां जा रहा है, ए बी से सी पर जा रहे हैं, तो यहां के बीच में जो हमारा एम ओ सी निकलेगा उसमें फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई का फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर y का कम मात्रा किया है, इसलिए इस बार लिख दिया y ऊपर में। तो जिसे आप छोड़ देते हैं, है ना, जिसे आप सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसे आप त्याग देते हैं, उसी को हम लोग यहां पर अवसर लागत के रूप में देखेंगे। तो हमने त्याग किसका किया, 4 से चले गए 3 इकाई उत्पादन करने पर, तो यहां x का मात्रा त्याग हुआ और y का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। तो जिसका त्याग होता है वो रहता है ऊपर में। हम लोग कहते हैं ना, हम तुम्हें भूल गए, तुम हमारे लिए मर गए, तुम हमारे लिए मर गई, ऐसा कुछ। तो जो हमारे लिए मर गया, जो हमारे लिए मर गई, वो ऊपर चली गई। तो ऐसे ही ऊपर चला गया ये। जिसे हम छोड़ देते हैं, जिसे सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो हमारे लिए ऊपर चला गया, इसका मतलब। सीरियस मत लेना। हाँ जी। एक्स का मात्रा तो त्याग हुआ, लेकिन वाई तोड़ने का अंदाज भी पुराना हो जाएगा। कैसे, देखो, त्याग कितना किया गया एक्स का, 1 इकाई मात्र, तो यहां पर लिख दीजिए ऊपर 1 इकाई। एक्स का मात्रा तो त्याग हुआ, लेकिन वाई तो मात्रा बढ़ा है ना, कितना, 5, वो लिख दीजिए नीचे। तो इस समय आपका लिखा जाएगा 1x में 5y। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया। ऊपर कौन जाएगा, जिसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, सही बात है। तो आइए जरा ध्यान से देखें। अब हमें समझना होगा डेफिनेशन वाइज, डेफिनेशन में क्या कहानी है, जरा इस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में अगर मान लिया जाए कि सीमित संसाधन है, तकनीक भी बिल्कुल फिक्स है, और इसमें से एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं, एक वस्तु का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा या इकाइयां त्याग करना पड़ता है, त्याग की वह मात्रा या फिर वो इकाइयां सीमांत अवसर लागत कहलाती है। अब मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा अभी आगे कि इन एन इकोनॉमी विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, पहली बात तो यह है। फिर कह रहा है गिवन टेक्नोलॉजी, दूसरी बात तो यह है रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। अगर उससे कह रहा है व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इंक्रीजेज, यदि हम एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कितना, बाय 1 एडिशनल यूनिट, अगर किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कह रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड, तो हमें क्या करना पड़ता है, हर हाल में उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक का प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करोगे तो दूसरे का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट आपने सेक्रीफाइस किया है वही कहलाएगा यहां पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका जनरल फॉर्मूला ऐसे होता है कि डेल्टा वाई लोग ऊपर लिखते हैं, बट आपको यहां पर कंसेप्ट क्या समझ में आया कि जिसको सेक्रीफाइस करते हैं वो ऊपर में रहता है। लोग समझने के लिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। नेगेटिव लगाने से थोड़ा समझ में और अच्छे से ये आ जाता है कि जो सेक्रीफाइस हुआ है वो ऊपर है। हालांकि नेगेटिव के बिना भी आप लिखेंगे तो कोई फॉर्मूला आपका गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्लियर है, क्लियर है यहां पर सब बच्चे, सब का काम 0 हो जाएगा। समझ आ गया, कर रहे थे। क्लियर है सबको, तृप्ति, बढ़िया है भैया, चल रहा है बढ़िया से। जल्दी से बता दो, सभी को एक बार बता दो, क्या ये बात समझ आ गया है। एक अमाउंट देकर के आपको और क्लियरिटी देते हैं। मान लीजिए एक्स का प्रोडक्शन शुरुआत में 0 था और वाई का प्रोडक्शन हम 15 यूनिट्स कर रहे थे या फिर 20 यूनिट्स कर रहे थे, मान लो इस बार। तो यहां पर देख रहे हो, जब एक का प्रोडक्शन 0 है तो दूसरे का प्रोडक्शन मैक्सिमम है। समझ आ गया, ऐसा ही होता है। अरे भाई, जब मान लो तुम्हारे पास 24 घंटे समय है और 24 घंटा किसी एक ही काम में लगा दिया तो बाकी का काम 0 हो जाएगा। समझे, हाँ जी। तो ऐसे ही कह रहा है,
तो यहां पर हमने एक का प्रोडक्शन नहीं किया है, तो सारा रिसोर्स, सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ वाई वस्तु के उत्पादन में लग गया होगा, तभी जाकर के इसका 20 यूनिट प्रोडक्शन हो पाया। कितना यूनिट हो पाया? 20 यूनिट। लेकिन ऐसे में अगर हम मान लो कि यहां पर अब सोच रहे हैं कि चलो भैया इसका भी 1 इकाई काम कर लिया जाए, तो जैसे ही हम इसका एक चीज सॉल्व करने के लिए गए 1 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए गए, तो इधर का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ घट गया। मान लीजिए कि यहां पर घट करके हो गया 15 यूनिट। तो अब आप बताइए कि यहां पर गुड एक्स का एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करने पर वाई गुड्स का अमाउंट कितना सेक्रीफाइस हुआ है? 5 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ है। तो एमओसी जब इसका लिखा जाएगा तो सबसे पहले जो सेक्रीफाइसिंग अमाउंट है वो लिखेंगे ऊपर, और जो यहां पर एक्स्ट्रा प्राप्त कर रहे हैं वो लिखेंगे एक्स का नीचे। तो y का यहां से यहां कम कितना हुआ है? 5 इकाई। वो 5 लिख दीजिए ऊपर, माइनस नहीं लगाना है क्योंकि माइनस सिर्फ समझने के लिए लगाए थे। यहां पर यूनिट बढ़ा हुआ है 1 यूनिट, तो 1 नीचे लिख दीजिए। तो 5y/1x क्या आप लिख सकते हैं या नहीं? आप लोग जल्दी से बता दो। तो देखिए कुछ बच्चे एग्जाम्पल में कैसे दे सकते हैं, परीक्षा में डिफिनेशन लिखने के बाद ऐसा एग्जाम्पल दे दिए, और कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल की मदद से एक डायग्राम प्लॉट करेंगे और डायग्राम की मदद से भी बता सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे। अगर आप बहुत तेजी से सॉल्व कर पाते हैं, बहुत तेजी से लिख पाते हैं, तो आप डिफिनेशन देने के बाद फटाक से ये डेटा सेट कर दीजिए, और अगर आप तुरंत डायग्राम दे सकते हैं तो डायग्राम दे दीजिए, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। कैसा लगा? कैसा लगा? पूछूंगा, आप लोग जवाब दे देना। एक मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग जवाब दे देना कि यहां पर हम x का प्रोडक्शन कर रहे हैं 50 यूनिट। कितना कर रहे हैं? 50 यूनिट। और y गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं 10 यूनिट। ठीक है जी, ऐसा कुछ है। अब हमने सोचा कि चलो 10 से कर देते हैं यहां पर, सॉरी 50 से कर देते हैं 60 यूनिट। तो x का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया है, y का प्रोडक्शन कुछ ना कुछ हम घटा देंगे। मान लो सीधा तौर पर यहां पर हम 5 यूनिट कर दिए। तो व्हाट इज MOC? मौसी मत बोल देना, ये MOC है। MOC, मौसी नहीं है, MOC। तो बताइए यहां पर MOC कितना आएगा? अगर हमने x का प्रोडक्शन यहां पर 50 से कर दिया है 60, तो x का प्रोडक्शन बढ़ा, y का प्रोडक्शन घट गया, तो MOC क्या होगा? जल्दी से सभी बच्चे चैट में लिख दीजिए 1/10। अच्छा, सबके जवाब अलग अलग दिख रहे हैं भाई। अच्छा, मैं सॉल्व करता हूं इसको, तुम्हारे समस्याओं का समाधान निकालते हैं। सर अभी तो केवल एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ा रहे थे, अब तो सीधा यहाँ पर 10-10 यूनिट बढ़ा दिए, अब कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं, यहाँ पर दोनों के बीच में चेंज निकालना है। पहले वाला x कौन सा है? 50। बाद वाला x कौन सा है? 60। पहले वाला x ये y1 है तो लिख दीजिए y1, ये बाद वाला है तो लिख दीजिए y2। अब देखिए मैंने फॉर्मूले क्या पढ़ा है, शुरुआत में पढ़ा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये वाला पढ़ा करके चल रहे थे। अब आपको देखना है कि इसमें किसका अमाउंट बढ़ रहा है और किसका अमाउंट घट रहा है। जिसका अमाउंट घट रहा है वो ऊपर लिखा जाता है, तो y ऊपर हमने इसलिए लिखा क्योंकि y की मात्रा कम हो रही है। इसका फॉर्मूला एक और मैंने दे दिए साइड बाय साइड। ऐसे डेल्टा y निकालने का तरीका है, पहले y2 लिखो, बाद में y1 लिख देना। पहले यहां पर देखिए डेल्टा x निकलेगा तो पहले x2 लिखोगे, बाद में x1 लिख देना। अब इस वैल्यू पर जरा सेट करिए। y2 का वैल्यू कितना है? 5। y1 का वैल्यू कितना है? 10। यहां पर देखिए x2 का वैल्यू कितना है? 60। और x1 का वैल्यू कितना है? x1 का वैल्यू है 50। तो जरा सोचिए, ऊपर में 5 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। माइनस से हमें मतलब है क्या? हाँ, समझने के लिए केवल, ताकि पता तो चले कि 5 इकाई सेक्रीफाइस हुआ है, इसलिए नेगेटिव में निकला। समझ पाए? हाँ। अब देखो यहां पर जो अमाउंट बढ़ रहा है 50, यहां पर 60 से हो गया था 50 ना, नहीं 50 से 60, तो घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा? पॉजिटिव में आएगा वैल्यू 10। तो इसका मतलब 5/10 आया। 5/10 को आप ऐसे लिखेंगे 5y/10x। और इसी चीज को अगर कोई बच्चा यहां पर ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है कि 1y/2x, तो वो भी सही है अपने अर्थों में देखा जाए तो। रेशियो यहां पर ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। लेकिन आपको डायरेक्टली कौन सा लिखना चाहिए?
दोनों सही है अपने अपने जगहों पर, दोनों सही है। ठीक है जी, जल्दी बताइए, जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखोगे कई बार क्या होते हैं ना, जिन बच्चों को डायग्राम में शुरुआत में दिक्कत था, जैसे कह रहे थे ना सर x का मैक्सिमम y का 0 आप कैसे कह रहे हैं, तो जरा ध्यान देना अब यहां पर ध्यान देना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मान लीजिए एक बंडल हमने तैयार किया कि हमें प्रोडक्शन x का भी करना है, y का भी करना है, लेकिन शुरुआत में हम कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी चाहते हैं, ऐसा संभावना जता रहे हैं कि चलो सिर्फ और सिर्फ y का प्रोडक्शन कर लिया जाए। मतलब देश में जैसे कोविड-19 आया ना, तो कोविड-19 याद कैसे रखें ये स्टेप, प्रियांशु याद कहां रखना है, किसी एक की मात्रा ले लो तुम्हारी मर्जी, दूसरी की मात्रा कुछ भी कम कर दो तुम्हारी मर्जी, दोनों के बीच के डिफरेंस ही तो निकालने हैं, कहां कुछ स्टेप है इसमें। अमाउंट भी अपने हिसाब से लेना है, और किसको कम करना है किसको ज्यादा करना है वो भी तुम्हारे ऊपर है, कुछ स्टेप नहीं है इसमें, कुछ रटना ही नहीं है। तो यहां पर देखिए जरा, अगर एक का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं 15, जैसे कोविड-19 में क्या हुआ, एक हमारा कोविड-19 जैसे आया तो मास्क प्रोडक्शन करने की बारी आई और सैनिटाइजर। तो देश में जो टॉप टॉप कंपनियां हैं या टॉप टॉप लेबर हैं, टॉप टॉप मशीनें हैं, वो सारा लगा दिया शुरुआत में केवल मास्क के प्रोडक्शन में, कि जाओ सब जो है मास्क के प्रोडक्शन में लग जाओ। मास्क का प्रोडक्शन हो गया 15 यूनिट्स, 15 इकाई उत्पादन हो गया। लेकिन उस समय हमारा सैनिटाइजर बन ही नहीं पा रहा था देश के अंदर, क्योंकि सारी मशीनें, सारे लेबर, सारे रिसोर्स केवल मास्क 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 के प्रोडक्शन में लगे हुए थे। क्लियर है। अब हमने सोचा कुछ दिन बाद कि भैया सैनिटाइजर तो कुछ प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, तो चलिए इसका भी प्रोडक्शन 1 यूनिट कर लिया जाए। तो हमने क्या करा, शुरुआत में जो यहाँ के थोड़े बहुत बेकार लेबर नजर आ रहे थे, जिनको अच्छा मन नहीं लग रहा था मास्क के प्रोडक्शन में, हमने बोला भाई तुम तो काम ही नहीं जान रहे ठीक ढंग से, एक काम करो तुम इधर से निकल जाओ, तुम चले जाओ सैनिटाइजर के प्रोडक्शन करने में। तो हुआ क्या, वहां पर वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था, तभी वहां से निकाल करके उसको दूसरे काम में लगा दिए। ऐसा ही होता है, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब घर पर मेहमान आते हैं, घर पर थोड़े काम बढ़ जाते हैं, मम्मी भी कहती है तुम तो नालायक हो, है ना, कम से कम ये हाथ ही बटा देते, तो तुमसे छोटे छोटे काम करवा लिए जाते हैं। ठीक है, नहीं नहीं मजाक चल रहा है। अब देखो यहां पर ऐसा ही हुआ कि यहां पर जो लेबर बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे थे, उन लेबर की छटनी करके हमने दूसरे साइड में भेज दिया उसको, कहा कि जाओ तुम लोग उधर चले जाओ, उधर सैनिटाइजर के प्रोडक्शन में हाथ बटाओ जरा। तो इधर प्रोडक्शन करने आया वो लोग, तो 1 इकाई प्रोडक्शन यहां पर कर दिया उन लोगों ने। लेकिन क्योंकि वहां के लेबर को इधर भगा करके काम करवा लिए, तो इधर तो उत्पादन हो गया, लेकिन वो लोग इधर भाग कर चले गए, इसलिए यहां पर प्रोडक्शन यूनिट घट गया। अब यहां पर मास्क कम प्रोडक्शन होने लगा, यहां का प्रोडक्शन जो वो कम होने लगा। हाँ तो क्या दिक्कत है अरुति, तब क्या दिक्कत है, अगर एग्जाम्पल अलग तरीके से लोगे तो अलग अलग आ गया, तुम्हारा अलग उसका अलग उसका अलग, रटना थोड़ी है। अब देखिए यहां पर हमने क्या बोला, अब फिर से सोचिए कि प्रोडक्शन हमें इसका ही बढ़ाना है, एक्स का प्रोडक्शन फिर से हम बढ़ाने के लिए जब सोचे, तो यहां का जो भी फालतू लेबर और नजर आया उसको भी बोले कि भाई उधर चले जा काम करने के लिए, सैनिटाइजर का प्रोडक्शन में हाथ बटाओ। तो यहां का लेबर भगा करके इधर काम में ले आए, तो इधर तो प्रोडक्शन उन लोगों ने आकर के 1 इकाई और ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन यहां का प्रोडक्शन इस बार 2 इकाई घट गया। अब तुम कहोगे सर पहले तो 1 ही इकाई घटा था और अगली बार 2 इकाई काहे घट जा रहा है, 14 से 12 पर आ गए, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ है क्योंकि शुरुआत में जो लेबर यहां से इधर भगवाए थे, वो लोग उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं था मास्क प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि और कौन निकम्मा है थोड़ा सा, जिसको मन नहीं लग रहा है मास्क प्रोडक्शन में, उसको निकाला। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छा से जानता था मास्क भी बनाने, लेकिन उन लोगों को निकाल करके हमने सैनिटाइजर के प्रोडक्शन में भेजा। तो सोचिए जो लोग यहां पर एक्सपर्ट थे उनको केवल यहां पर रखा जा रहा है, और बाकी जो यहां ज्यादा एक्सपर्ट नहीं थे उनको शुरुआत में निकाला जा रहा था। समझ पा रहे? तो सेकेंड टाइम जब हमने यहां से लेबर को इधर ट्रांसफर किया होगा, तो उन लेबरों को किया होगा जिनके प्रोडक्शन यहां पर अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। समझ आया या नहीं, बता दीजिए जल्दी से। तो इसलिए यहां पर प्रोडक्शन इस बार 2 इकाई कम हो गया। यहां पर प्रोडक्शन तो ठीक है एक्स का बढ़ा दिया, लेकिन उसकी वजह से वाई का प्रोडक्शन अब घट करके 9 इकाई रह गया, जो कि पहले 12 था। अब कहेंगे सर 3 इकाई कैसे कम हो गया?
पहले तो मात्र 1 इकाई कम हुआ, फिर 2 इकाई कम हुआ, अगली बार 3 इकाई कम हुआ। तो हो क्या रहा है ना, यहां पर जो सबसे पहले बेकार लेबर था उसको पहले बाहर निकाले थे, फिर उससे कम बेकार था उसको बाद में निकाले, फिर उससे कम बेकार है तो उसको बाद में निकाले। समझ आ रहा है? फिर यहां पर 1 का इकाई और भी प्रोडक्शन बढ़ गया x का, लेकिन y का प्रोडक्शन देखो 9 से घट करके हो गया 5, मतलब 4 यूनिट कम हो गया। ठीक है, तो इधर का लेबर जैसे ही इधर बढ़ा दिया तो इधर का तो प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन यहां y का प्रोडक्शन घट गया, क्योंकि वो एक्सपर्ट आदमी था इधर प्रोडक्शन करने में, लेकिन उसको धकेल करके इधर इधर ले आए, तो इधर का प्रोडक्शन तो उसने बढ़ा दिया, लेकिन यहां का प्रोडक्शन तेजी से घट गया। अगली बार देखिएगा x का प्रोडक्शन फिर से हम बढ़ा रहे हैं एक एक्स्ट्रा, तो y का प्रोडक्शन घटते हुए 0 हो गया। क्यों? क्योंकि जो सबसे एक्सपर्ट आदमी काम में लगा हुआ था उसी को हमने निकाल करके इधर भेज दिया। अब समझ आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है? असल में यह हो रहा है कि शुरुआत में अगर y के प्रोडक्शन से लेबर को हटा करके x की तरफ भेज रहे हैं, तो उन लेबरों को भेज रहे हैं जिसको काम में मन लग ही नहीं रहा था y की तरफ, तब शुरुआत में उसको x की तरफ भेज दिया। उससे कम बेकार जो लेबर था उसको बाद में भेजा, फिर उससे कम बेकार था उसको बाद में भेजा। इस तरीके से बढ़िया बढ़िया लेबर को वहीं पर रख रहे थे, और बढ़िया जो सबसे बढ़िया था उस लेबर को बाद में काम पर उधर भेजा गया दूसरे साइड में। क्लियर है या नहीं? कैसा लगा? बहुत ही प्योरिटी के साथ कंसेप्ट दिया है। कैसा लगा एक बार जरूर बताइए। अब चूंकि आपने देखा कि जैसे जैसे हम x का प्रोडक्शन एक एक्स्ट्रा लगातार बढ़ाते चले गए, तो y का प्रोडक्शन शुरुआत में 1 इकाई कम हुआ, बाद में देखिए 14 से 12 यानी कि 2 इकाई कम हुआ, 12 से 9 3 इकाई कम हुआ, 9 से 5 4 इकाई कमी हुआ, फिर 5 से 0 मतलब 5 इकाई का कमी हुआ। तो यहां पर जो त्याग है वो शुरुआत में 1 इकाई का मात्र हुआ था, फिर 2 इकाई त्याग हुआ, फिर 3 इकाई का त्याग, फिर 4 इकाई त्याग, फिर 5 इकाई त्याग, मतलब त्याग की दरें बढ़ती हुई जा रही है। तो शुरुआत में तो यहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि x का प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं और y का प्रोडक्शन 15 इकाई हो रहा है, तो किसी का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा था, त्याग नहीं करना पड़ा था, तो यहां पर शुरुआत में एमओसी नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही x का प्रोडक्शन यहां पर 1 इकाई एक्स्ट्रा बढ़ाया, तो y का प्रोडक्शन हमें यहां पर 1 इकाई घटाना पड़ा। y कितना घटा है? 1, तो लिख दीजिए यहां पर y जो है वो 1 यूनिट घटा है और x जो है वो 1 यूनिट बढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा, x का प्रोडक्शन 1 इकाई यहां पर बढ़ गया, तो y का प्रोडक्शन यहां पर देखिएगा 2 इकाई घट गया, तो इस वाले 2 को पहले लिख दीजिए 2y और बाद में लिख दीजिए 1x। फिर से देखिए x का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ा है, तो y का प्रोडक्शन यहां पर 3 इकाई घटाना पड़ा, तो पहले लिखिए 3y और बाद में लिख दीजिए 1x। फिर से देखिए x का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ा है, तो y का प्रोडक्शन 4 यूनिट घटा है, तो पहले लिखिए 4y और बाद में लिख दीजिए 1x। यहां देखिए फिर से x का प्रोडक्शन 1 इकाई बढ़ा है, तो y का प्रोडक्शन आप यहां पर 5 इकाई छोड़ देते हैं, तो यहां लिखिए 5y/1x। तो ये हो क्या रहा है? त्याग की दरें पहले 1:1 था, फिर 2:1 हो गया, 3:1, 4:1, 5:1, मतलब त्याग की दरें बढ़ती जा रही है। इसको बोलते हैं एमओसी बढ़ते जा रहा है, और इसी के कारण जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो बिल्कुल आपका कनकेव बनता है, इस प्रकार से बन जाता है। किसी को अगर देखना है इसका डायग्राम तो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है जी। आप लोग इस टेबल से ये डायग्राम जरूर प्लॉट करके देखना कि कनकेव बन रहा है या नहीं। जल्दी से एक बार बताओ, आप लोग जल्दी से बताओ यहां पर कैसा बना है? कनकेव बना है, जिसे हम अवतल कहते हैं, अवतल कहते हैं। और ऐसा क्यों बना है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर बढ़ते जा रहा है, जैसे कि 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 लगातार बढ़ते जा रहा है ना, इसलिए बोलेंगे एमओसी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और जिसके कारण अवतल बनेगा ये पीपीसी। कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर आप, इसके बारे में वो पूछते हो टॉपिक, देखिए बड़े समझदार आदमी, और उतना ही चलेगा। देखिए अब घटती हुई सीमांत अवसर लागत लेकर के आइए, यानी कि डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कैसे करना है? अब जिन बच्चों को टेबल नहीं कैच हो पाएगा, मैं अगले सेशन में मिलूंगा तो खुद ही एक नया टेबल आप लोगों को दूंगा, एक नहीं 3-3 हो सकता है उससे भी ज्यादा,
ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। आइए अब हमने समझते हैं कि अगर मान लो कि x का प्रोडक्शन 0 है जैसे पहले ही था, फिर इसको लगातार हम एक यूनिट एक्स्ट्रा करते चले गए, लेकिन देखना y का प्रोडक्शन पहले था 15 और यहां पर शुरुआत में हम 5 यूनिट सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं, देख रहे हो 15 से सीधा 10 तो यहां शुरुआत में तो एमओसी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हमने x का प्रोडक्शन 1 इकाई बढ़ाया तो y वस्तु कितना घटाया, यहां कितना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल रहा है 5, वही लिख दीजिए माइनस में 5 समझने के लिए, क्योंकि कम हो रहा है ना, तो पहले लिखेंगे 5y और बाद में लिख देंगे 1x। अगली बार देखिए, जैसे ही x का प्रोडक्शन 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ाया, इस बार y का प्रोडक्शन मान लो कि 4 इकाई कम हो गया, 10 से आ गए 6 पर, मतलब 4 इकाई कम हुआ, तो यहां लिखेंगे 4y इस टू में लिख दीजिए 1x, ठीक है। अगली बार x का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ाया तो y का प्रोडक्शन देखो 6 से आ गए 3 पर, कितना यूनिट कम हुआ 3, तो यहां पर लिखेंगे 3y इस टू में लिखेंगे 1x। अगली बार x का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ाए तो y का प्रोडक्शन हमें 3 से कर देना पड़ा 1, मतलब कि 2 इकाई कम हुआ है, तो लिख दीजिए 2y इस टू 1x। नेक्स्ट टाइम यहां पर x का प्रोडक्शन 1 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है तो y का प्रोडक्शन हमें 1 यूनिट लास्ट में छोड़ना पड़ गया, तो लिखेंगे 1y इस टू में लिख देंगे 1x। अब कहेंगे सर अब ऐसा क्यों हुआ, शुरुआत में 5 यूनिट क्यों छोड़ना पड़ा, इसलिए क्योंकि जो इस साइड में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आदमी था उसी को शुरुआत में इधर भगा के काम ले लिए उससे। अब सोचिए अगर मैं इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट हूं और मुझे इकोनॉमिक्स से हटा करके मुझे मैथमेटिक्स के साइड में या दूसरे किसी सब्जेक्ट में डाल दिया जाए ऐसे करके कि नहीं सर आज आप दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ले लो, तो जो कि मेरी एक्सपर्टीज इस सब्जेक्ट में रही है शुरुआत से, हाँ नॉलेज और भी सब्जेक्ट का है लेकिन शुरुआत से एक्सपर्टीज इस सब्जेक्ट में है, तो इसमें मैं कम टाइम लेकर के ज्यादा अच्छा एग्जांपल देकर के जल्दी कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है। हाँ बाकी में भी कंप्लीट कर सकता हूं लेकिन उतनी एक्सपर्टीज के साथ नहीं। समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि हर आदमी एक काम में ज्यादा एक्सपर्ट होता है, दूसरे काम में उतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से तो यहां पर जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आदमी था उसी को शुरुआत में इधर भेज दे रहे थे, जो यहां उसके बाद जो कम एक्सपर्ट था उसको भेज रहे थे। समझ पा रहे हो, तो शुरुआत में किसको निकाल दिया हमने, यहां से निकाल करके इधर करवा दिया, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट आदमी था, तभी जाकर के एमओसी डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा एक्सपर्ट आदमी को ही निकाल दिया इसलिए ज्यादा तेजी से घट गया है प्रोडक्शन। और अगली बार जब निकालने की जरूरत पड़ा किसी लेबर को, तो जो कम एक्सपर्ट आदमी था उसको मैंने निकाला तो यहां थोड़ा प्रोडक्शन कम ही घटा। अगली बार जब निकालने की जरूरत पड़ा तो उससे भी कम एक्सपर्ट आदमी को बाद में निकाला, उससे भी कम एक्सपर्ट आदमी को बाद में निकाला, और जो सबसे कम एक्सपर्ट आदमी था उसको सबसे बाद में निकाला। समझ पा रहे होगे कि क्या हो रहा है यहां पर, तो इसलिए एमओसी यहां पर 5 4 3 2 1 आ रहा है, इसको बोलते हैं एमओसी डिक्लाइन किया, एमओसी क्या हुआ घटता जा रहा है। और इस वजह से आप यहां पर अगर पीपीसी को ड्रॉ करेंगे, हाँ जी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना इन टेबल से प्रैक्टिस कर लेना, पीपीसी कि कनकेव कन्वेक्स कैसे बन रहा है वो तो मैं दिखा दे रहा हूं, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करके बनाओगे। अब यहां पर हमने ऐसे नहीं बनेगा, अब ये हमारा कैसे बनेगा कन्वेक्स बनेगा, धंसा हुआ बनेगा, आप लोग बना करके देखना जरा, ठीक है जी। तो यहां पर हमने मान लिया है पॉइंट ए, और यहां पर कुछ भी एक पॉइंट मान लेते हैं जो यहां पर नाम है लास्ट में एफ मान लेते हैं, ठीक है। और ये कैसा बन गया है तो लिखेंगे इसको हम लोग कन्वेक्स बन गया, जिसको हम लोग उत्तल बोलते हैं, उत्तल। और उत्तल बनने के पीछे रीजन क्या है, तो एमओसी यहां पर घटते हुए जा रहा है, एमओसी क्या होते जा रहा है घटते जा रहा है। एमओसी को तो एमआरटी भी बोल सकते हैं आप लोग, पहले भी बताया। तो यहां पर एमओसी देखो 5 4 3 2 1 हो रहा है, मतलब एमओसी कम हो रहा है, इसी वजह से कन्वेक्स बन गया, धंसा हुआ बन गया, लग रहा है कि धंस जाएगा जीरो की तरफ। समझ गए होगे, मस्त समझ आ गया सबको। ये सिर्फ समझने के लिए लिखा जाता है, जो कि वहां पर लिखी दिया लास्ट में। अगला देखिएगा, लास्ट टेबल है आपके लिए। अब कह रहे हैं कि स्थिर रखिए सीमांत अवसर लागत को, यानी कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बिल्कुल फिक्स कर दो, यानी कि एक्स का प्रोडक्शन 1 इकाई घटाते हैं तो वाई का कुछ इकाई घटाओ, फिक्स रखो हमेशा। जैसे कि एक्स का प्रोडक्शन शुरुआत में 0 था तो वाई का प्रोडक्शन 50 यूनिट्स, कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही हमने एक्स गुड्स का 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाया तो वाई का प्रोडक्शन देखोगे यहां पर
3 यूनिट सेक्रीफाइस हो गया है, 15 से आ गए 12 पर, तो लिख दीजिए सबसे पहले 3 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ वाई, और 1 यूनिट यहां पर बढ़ाए एक्स का। एक्स का देखिए 1 यूनिट बढ़ा, तो वाई का देखिएगा फिर से 12 से आ गए 9 पर, मतलब कितनी यूनिट सेक्रीफाइस हुआ, फिर से 3, तो लिख दीजिए यहां पर 3 यूनिट वाई वस्तु। फिर देखो यहां पर एक्स का प्रोडक्शन 1 यूनिट बढ़ा, तो वाई का प्रोडक्शन यहां पर 3 यूनिट घटा, तो लिख दीजिए यहां पर 3y में 1x। नेक्स्ट टाइम यहां पर प्रोडक्शन 1 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है, तो y का प्रोडक्शन देखिएगा 3 यूनिट फिर से सेक्रीफाइस हुआ, तो लिख दीजिए 3y में 1x। x का प्रोडक्शन देखो यहां पर 1 यूनिट फिर से बढ़ा है, तो y का प्रोडक्शन फिर से 3 यूनिट सेक्रीफाइस हुआ है, तो लिख दीजिए 3y/1x। समझ आ गया होगा कि यहां पर बार बार जो है हम y का 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कितना? 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं बार बार, इसलिए इसको कहेंगे एमओसी यहां पर बिल्कुल हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, और इसकी वजह से जो पीपीसी हमारा बनेगा वो बिल्कुल एक सरल रेखा या फिर सीधी रेखा बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। देखो आप लोग ना कभी भी कॉन्सेप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि सीयूईटी में भी सवाल यहीं से आते हैं। अभी पढ़े रहोगे तो सीयूईटी में भी मदद हो जाएगा आपका। फ्यूचर में अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने का मन है ना, तो पहला पेपर यहीं से आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही। ध्यान से सुन लो मेरी बात। तो यहां पर है पॉइंट ए, और लास्ट में एक पॉइंट बनेगा ई पॉइंट, ठीक है। ए से लेकर के एफ तक था ना, ए से लेकर के एफ तक है, तो यहां पर हम एफ कर देते हैं। ये हमारा कैसा बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा बन गया, सीधी सी रेखा बन गया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है कि हमारा जो एमओसी है वो कांस्टेंट है। एमओसी कैसा है? कांस्टेंट है। बताओ भाई कैसा लगा, कैसा लगा? अब थोड़े बहुत बच्चों को लगा कि सर टेबल हमें लेना नहीं आता, क्या टेबल रटना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अगली क्लास में हर बच्चे को सिखाऊंगा कि आखिर में टेबल से आप डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं, अपने मन में ही कैसे टेबल तैयार कर सकते हो। रटना उठना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना होता, आप अपने मन से ले सकते हैं। आपको ये तो पता चल गया ना कि एक का प्रोडक्शन पहले कम रखेंगे और उसको लगातार बार बार बढ़ाते चले जाएंगे, और दूसरा जो ज्यादा रहेगा शुरुआत में प्रोडक्शन उसको घटाते चले जाएंगे। बस बात खत्म। मेन तो बात यही है। कैसा जवाब दे पाओगे क्या? ये लो सवाल आपके पास है। क्या कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल यानी कि कनकेव होने के कारण क्या है? कि द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव। कनकेव क्यों हो रहा है? टुवर्ड्स द ओरिजिन। कनकेव क्यों हो रहा है? कनकेव क्यों हो रहा है ये आप लोग बता दीजिए। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का कारण क्या है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। भाई साहब अभी सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे ये सब, अभी आया ही नहीं है। स्थिर सीमांत अवसर लागत के कारण कैसा बनता है? सरल रेखा। यहां कह रहा है अवतल, तो ये तो गलत बात है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं आया है ये नियम। तो बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण ही हमारा क्या बनता है? अवतल बनता है। एमओसी बढ़ता है तब। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पढ़े हुए हैं, कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनता है, पता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन तीसरे चैप्टर में मिलेगा। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से ही कनकेव बनता है। समझ आ गया ये वाली पॉइंट? कनकेव कब बनता है? क्लियर है ना? कनकेव कब बनता है? और बहुत अच्छी लगी। दोनों क्या है भाई? लायक हैं। उत्पादन संभावना थी भाई, 100% जवाब दे दोगे। तुमने तो सब बिगाड़ दिया यहां पे। अब मैं यहां पर एक चीज और कवर कर रहा हूं 2 पॉइंट्स के अंदर। उत्पादन संभावना वक्र की 2 विशेषताएं होती है। क्लास खत्म हो गया, 2 मिनट है, देखिए ध्यान से। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं पूछ लेगा ना, खासियत, तो इसका ढाल ऋणात्मक होता है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया था, चाहे तो कनकेव हो, चाहे कन्वेक्स हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे शेप में जो भी हो, सीधी रेखा बने, स्ट्रेट लाइन बने, कन्वेक्स बने, कनकेव बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। बल्कि ये होता कैसे है? ऋणात्मक ढलान वाला होता है,
और बाईं से दाईं जाते हुए होता है। बार बार देख रहे होगे आप लोग, कनकेव बनता है तब भी बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, पुष्पराज है ये, ठीक है। ये झुकता जरूर है, लेकिन ये भी देखो, ये भी झुक गया, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, इसको बोलते हैं पुष्पराज। अब ये फिर से देखो, स्ट्रेट लाइन भी बनेगा तब भी बाएं से दाएं, है ना। तो हर हाल में ये किधर जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है। और यहां नेगेटिव स्लोप क्यों लिखेगा, क्योंकि एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन घटा रहे हैं, इसलिए स्लोप कैसा बनता है, ऋणात्मक ढाल वाला बनता है, नेगेटिव स्लोप बनता है। क्योंकि पूर्ण तरीके से रोजगार की स्थिति में यदि एक वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाता है तो दूसरे का उत्पादन कम करना ही पड़ता है, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। उसी से एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन ऑटोमेटिक घट जाएगा, है ना। तो ऐसे कंसेप्ट यहां पर लगते हैं। तो वही लिखा है कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेन बात तो यही है। अब एक का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन घटाएंगे। वही लिखते हैं यहां पर कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में इफ वन कमोडिटी इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस, अगर एक का प्रोडक्शन ज्यादा हमने किया, द प्रोडक्शन ऑफ द अदर कमोडिटी हैज टू बी रिड्यूस्ड, तो दूसरे का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो पहली विशेषता यह है कि ऋणात्मक ढाल होता है और बाएं से दाएं जाता है। ये ग्रीन वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछेगा यहीं से आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। अब दूसरी खासियत यह है, सेकेंड पॉइंट, दूसरी खासियत यह है कि सामान्यतः मूल बिंदु की ओर केवल अवतल होता है। हालांकि लाइन तो उत्तल भी बनता है, सीधी रेखा भी बनता है, लेकिन सामान्यतः अगर पूछा जाए सामान्यतः जीवन में कैसा हो रहा है पीपीसी, तो वो केवल और केवल अवतल होता है। देखिएगा ध्यान से, इसके पहले क्या लगा हुआ है, सामान्यतः। अगर ये वाला बात नहीं लगाता तो अवतल भी बन सकता है, उत्तल भी बन सकता है, सीधी रेखा भी बन सकता है। लेकिन यहां पर अगर सामान्यता शब्द इस्तेमाल कर दिया कि सामान्यता पीपीसी कैसा बनता है, तो केवल और केवल अवतल बनता है। ध्यान रखना, क्योंकि एक वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ साथ दूसरी वस्तु की पहले की तुलना में ज्यादा इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। यानी कि बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर अवतल हो रहा है। और इसी से हमने अभी एमसीक्यू पूछा था, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत की वजह से पीपीसी कैसा बना, अवतल बना। मतलब जैसे ही एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वाई का शुरुआत में हमने कम सेक्रीफाइस किया, फिर एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाए तो पहले की तुलना में और ज्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, फिर प्रोडक्शन बढ़ाए एक्स का तो वाई का और भी ज्यादा तेजी से सेक्रीफाइस कर दिया। तो त्याग की मात्राएं बढ़ती जा रही है, इसलिए बढ़ती सीमांत अवसर लागत के कारण ये कैसा बना, मूल बिंदु की ओर अवतल बना। तो लिखेंगे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, पॉसिबिलिटी होगा, यहां पर प्लुरल में लिखा गया है, दरअसल पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, केवल पॉसिबिलिटी होगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज जनरली कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन, कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर कनकेव हो जाता है जनरली, बिकॉज ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड मोर यूनिट्स ऑफ द अदर गुड हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड, कि जैसे ही एक का एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, वाई गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो पहले की तुलना में ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, और उसी वजह से कैसा बन जाता है, बिल्कुल कनकेव बन जाता है। तो अब तो कोई सवाल मेरे पास भी नहीं है, अब आप लोग जो मर्जी पूछना चाहो पूछना, और अगली क्लास में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर के आने वाला उस मैं 1 घंटे अगर पढ़ूंगा